हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप जुड़ गए हैं मेरे साथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय लेखराज सर। दोस्तों, हमने हमारे पिछली वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन लिया था और उसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक के बारे में जाना था, जिनमें हमारे पास में सिस्टम था और उससे जुड़ी हमारे पास में कुछ वैल्यूज़, जैसे हमारे पास में सराउंडिंग्स के बारे में, हमने बाउंड्री वॉल्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसके बाद हमने थर्मोडायनेमिकल स्टेट और उसके बाद में थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हमने जाना था। दोस्तों, आज हम जो है थर्मोडायनेमिक्स के उसी चैप्टर को जो है आगे लेते जा रहे हैं और उसके कुछ बेसिक्स को हम और अच्छी तरीके से जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारा जो आज का वीडियो है वो बेस्ड है थर्मोडायनेमिक्स पे और ये थर्मोडायनेमिक्स पर सेकेंड वीडियो है। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। देन हमारे पास में जो टेम्परेचर जो है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि हीट के फ्लो को जो है हमारे पास में शो करती है, यानी कि हीट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी ये हमें टेम्परेचर बताता है। जैसे कि हम जानते हैं करंट में हमारे पास में वोल्टेज जो होता है वो हाई टू अगर लो है, देन करंट जो है हमारे पास में हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो हो जाएगा। यानी कि अगर हमें करंट की डायरेक्शन देखनी है देन हम वोल्टेज को देखते हैं कि वोल्टेज कहाँ पर हाई है और कहाँ पर लो है। इसी तरीके से अगर हमें हीट का फ्लो अगर देखना है देन हम देखेंगे कि कौन सी बॉडी पर टेम्परेचर ज़्यादा है और कौन सी बॉडी पर टेम्परेचर कम है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। देखिए दोस्तों, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमारे पास में यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीन जो है हमारे पास में बॉडी लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, हमारे पास में तीन बॉडी है, ए, बी और सी। और हम यह अज्यूम कर रहे हैं, सबसे पहले हम यह अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास में बॉडी ए और सी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इन दोनों को आपस में पास पास रखा गया है और तब तक रखा गया है जब तक कि इन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफ़र जो है वो रुक ना जाए। यानी कि उस कंडीशन में इन दोनों को हम जो है कहेंगे कि ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। उसी तरीके से हमने फिर ए और बी को जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में किया, यानी कि हमने ए और बी को भी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में कर दिया। देन दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए को सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रखा और ए को बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रखा, यानी कि इन दोनों से रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारे पास में इन दोनों की सेम हो गई और वही फिजिकल क्वांटिटी जो है अब बी और सी के बीच में भी जो है सेम हो जाएगी, जिसे बाद में टेम्परेचर नाम दिया गया। दोस्तों, इसी लॉ से जो है टेम्परेचर का कंसेप्ट जो है सामने आया था। दोस्तों, अब हम जो है हमारे इसी लॉ को टेम्परेचर के बेस में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में कहा कि हम ए और सी को थर्मल इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर ऑफ ए टी ए और टेम्परेचर ऑफ सी यानी कि टी सी, ये दोनों हमारे पास में इक्वल है। हम इसे यह लिख लेते हैं कि टेम्परेचर ऑफ ए जो है वो हमारे पास में टेम्परेचर ऑफ सी के इक्वल है। इसी तरीके से हमने दूसरी बार कहा कि हम ए और बी को थर्मल इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं, यानी कि हमारे पास में टेम्परेचर ऑफ ए जो है वो टेम्परेचर ऑफ बी के इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इक्वल है। इससे दोनों इक्वेशन से आप साफ साफ देख सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ सी जो है टेम्परेचर ऑफ बी के इक्वल है, यानी कि बी और सी भी आपस में ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो ये था हमारे पास में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इसी से हमारे पास में टेम्परेचर का कंसेप्ट जो है सामने आया था। फ्रेंड्स, अब हमारे सामने एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। तो देखिए दोस्तों, किसी भी सिस्टम से रिलेटेड अगर हम उसके इंटरनल एनर्जी के बारे में बोलते हैं तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी उसमें स्टोर्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच की इंट्रैक्शन एनर्जी हो सकती है, या फिर उन्हीं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम हो सकती है, और इसे कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। यानी कि हमारे पास में कोई भी सिस्टम है उससे रिलेटेड उसकी इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम में मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल्स की इंट्रैक्शन एनर्जी भी हो सकती है और उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम भी हो सकती है। दोस्तों, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है जूल्स लॉ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, यानी कि यहाँ पर हम मोनोएटॉमिक गैस भी बोल सकते हैं या फिर कोई भी नॉन इंटरेक्टिंग गैस, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो ओनली एंड ओनली डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पर। देखिए दोस्तों, मोनोएटॉमिक गैस हो या फिर नॉन इंटरेक्टिंग गैस हो या फिर आइडियल गैस हो, उसकी जो हम कंपैरिजन जो है वो आइडियल गैस के समान हम उसका मान सकते हैं। देन आइडियल गैस या मोनोएटॉमिक और नॉन इंटरेक्टिंग गैस
इनकी इंटरनल एनर्जी जो होती है वो ओनली एंड ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एंड इसके अलावा ये हमारे पास में एक स्टेट फंक्शन भी होता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है यानी कि डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो है, उस केस में हमारे पास में इंटरनल एनर्जी में चेंज भी जो है जीरो होगा, यानी कि डी यू इज इक्वल टी भी हमारे पास में यहाँ पर ज़ीरो होगा। और अगर हम बोल रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी वो स्टेट फंक्शन है, यानी कि अगर स्टेट सेम है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में हमारे पास में जो इनिशियल स्टेट है वो और फाइनल स्टेट जो है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई इनिशियल स्टेट है, वहाँ से हमारे पास में कोई जो है प्रोसेस स्टार्ट हो रही है और वो बहुत सारे हमारे पास में प्रोसेस से होकर वापस से उसी स्टेट में पहुँच रही है कोई प्रोसेस, देन वहाँ पर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो है वो सेम है। देन उस केस में भी हमारे पास में दोनों स्टेट्स के लिए इंटरनल एनर्जी जो है सेम होगी और इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो जीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम जो है इंटरनल एनर्जी का वॉल्यूम के साथ क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, बट हमारे पास में यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, देन उसकी वैल्यू हमारे पास में जीरो हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि हम इंटरनल एनर्जी का प्रेशर के जो है रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास में कांस्टेंट है, देन फिर से अगर हमारे पास में वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी कि हम रिजल्ट जो हमें मिलता है वो ये मिलता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है देन हमारे पास में इंटरनल एनर्जी जो है उसकी वैल्यू है यहाँ पर उसका चेंज जो है वो जीरो हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन को शो कर रही है ये इक्वेशन। देखिए दोस्तों, हमारे पास में जो रियल इक्वेशन होती है वो ये नहीं होती है। मैं आपको यहाँ पर आपके सामने रियल इक्वेशन लिखता हूँ। देखिए, हमारी जो रियल इक्वेशन होती है वो ये होती है डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू एंड प्लस म्यू डी एन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो म्यू है, ये म्यू जो है वो एक केमिकल पोटेंशियल है और इसको जो है कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन वी ऐड वन पार्टिकल इन द सिस्टम इज कॉल्ड और इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल। यानी कि जब हम किसी पार्टिकल को किसी सिस्टम में ऐड करते हैं देन उसके लिए हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। दोस्तों, ये हमारे पास में केमिकल पोटेंशियल है और ये हमारे पास में डी एन है, यानी कि चेंज इन नंबर और मैटर। तो हमारे पास में जो हम जिन सिस्टम्स पर स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर, उन सिस्टम के लिए हम ये मान के चलते हैं कि वो सभी सिस्टम में हमारे पास में केमिकल इक्विलिब्रियम है। और हम जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि चेंज हमारे पास में जो होता है नंबर ऑफ़ पार्टिकल वो हमारे पास में जीरो होता है, यानी कि पार्टिकल्स जो है वो सिस्टम्स के बाहर आने जा नहीं सकते। तो ऐसे सिस्टम पर ही जो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम को जो है शो करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन पे बात करते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है वो है इस तरीके से डी यू इज इक्वल टू, हमारे पास में जो है इसको देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा है, हम इसे डी यू इज इक्वल टू सिंपली डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू लिख सकते हैं। इस तरह से भी आप इसे कई बुक्स में देखेंगे। देन देखिए हमारे पास में टर्म को समझते हैं। जो ये वाली टर्म है ये हमें समझाती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये वाली जो टर्म है हमारे पास में हीट है और यानी एनर्जी, और ये हमारे पास में वर्क डन को शो कर रहा है। यानी कि इस इक्वेशन का जो मीनिंग है वो हमारे पास में होगा कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मीनिंग, यानी कि ये वाली टर्म द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू, यानी कि वो इक्वल होगी इफ़ द हीट एडेड टू द सिस्टम, यानी कि सिस्टम में हीट ऐड की जाए। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी सिस्टम से अगर हीट लेंगे तो हमारे पास में उस सिस्टम के लिए हीट जो है नेगेटिव में चली जाएगी, यानी कि माइनस हो जाएगी। लेकिन अगर उस सिस्टम को हीट देंगी तो उसके लिए हीट जो है वो प्लस हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्यू है वो पॉजिटिव है यहाँ पर हमारे पास में, यानी कि यहाँ पर सिस्टम में हीट ऐड की गई है, यानी कि द हीट एडेड टू द सिस्टम एंड हमारे पास में माइनस द वर्क डन, यानी कि उस एनर्जी में से अगर आप वर्क डन में जितनी एनर्जी हमारे पास में वेस्ट हुई अगर उसे निकाल दें देन हमारे पास में बाकी बची हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। और यही इक्वेशन जो है हमारे पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को शो करती है। देखिए दोस्तों, इसे हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन ए इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोसेस ए स्टेट वेरिएबल कॉल्ड इंटरनल एनर्जी
between any two equilibrium states, the change in internal energy is equal to the difference to the heat transfer into the system and work done by the system। यानी कि हीट हमारे पास में और वर्क डन, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास में चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। और यही हमारे पास में जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ये इक्वेशन शो करती है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि हम जितने भी सिस्टम पर स्टडी करेंगे उन सभी के लिए हमारे पास में जो है केमिकल इक्विलिब्रियम को वो सभी सिस्टम शो करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर म्यू डी एन टर्म को जो है यहाँ पर हम ज़ीरो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दें और नए आने वाली वीडियो के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर दें और आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, इसके लिए आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें यहाँ पर। दोस्तों, हमारा जो है थर्मोडायनेमिक्स पे सेकंड वीडियो था और आगे भी मैं थर्मोडायनेमिक्स पे और वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे हमारी जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने जो यहाँ पर कोई भी टॉपिक जो अपनी वीडियो में उठाया है तो वो मैं उसे बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं ओनली बीएससी या एमएससी लेवल का ही जो यहाँ पर लेवल ले रहा हूँ। मैंने आपको जो बेसिक्स बताए वो आपके जो है ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम्स के जो है उनके लिए भी सफिशिएंट है। आप उन एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को भी इस जो है मटेरियल से जो है हैंडल कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो का वेट कीजिए और तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।